हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेसन। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर विल बी दिस। ओके, यस बेटा, नया चैप्टर होगा ये। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम लेसन को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकेंड पार्ट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यूं कह लीजिए। इक्विलिब्रियम ही है वो, लेकिन उसके थोड़े से ज्यादा सेशन मिलेंगे, ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे। और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत 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 आसान है, बहुत इजीली हो जाएगा। वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, तो ये आपका आसानी से होने वाला है। तो मुझे आप सभी बच्चे ऐसे चाहिए कि हाँ, स्मूथली चल रहा है। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, बट आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन करने वाले हैं। एक ही चीज इसमें, एक ग्राफ आएगा। ठीक है, दो तीन तीन चार ग्राफ है, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिर्फ थ्योरी चलेगी। फिर भी किसी को कुछ भी थ्योरी में समझ में ना आए, कुछ इमेजिन आउट ना कर सको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर गाइस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल ऑफ कंटेंट हम क्या क्या पूरा करने वाले हैं, तो इसमें लास्ट वाले दोनों चीजों को छोड़ दीजिए, बाकी सब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या क्या? इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन, टाइम ग्राफ। ये वाला ग्राफ है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यहां तक करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, है ना। 100+ स्लाइड्स हैं इस लेक्चर की, तो अगर टोटल करें तो हम 50 के आसपास सारी कंप्लीट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो अब यहाँ एक चीज बता देता हूँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आप लोगों ने कर रखा है। जो बहुत छोटा होता है वो रिवर्सिबल, जो बहुत बड़ा होता है, जो चेंज मेजरेबल होता है, वो यस इरिवर्सिबल, सर। है ना। यस यस बट सर। यहाँ पर वो थ्योरी नहीं लगेगी, वो थर्मो के लिए था, वो प्रोसेसेस थी, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। इसका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होने का कुछ और मतलब है। ठीक है, और हम उसी मीनिंग के हिसाब से इसको लेने वाले हैं। थर्मो का मीनिंग यहाँ पर नहीं चलेगा, साफ बता रहा हूं। उस चीज को वहीं तक सीमित लिमिट में रखिए। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वैसा ही है जैसा आप नॉर्मल लाइफ में है। मैं आपको बोलूं कि आप बेटा स्टेयर से रूफ पर आ सकते हो, यस। मैं आप बोलूं कि आप रिवर्स वापस फर्श पे जा सकते हो, आप कहोगे यस, है ना। तो बिल्कुल वो रिवर्सिबल है। लेकिन हमने पहले बोला था कि आप ऊपर चले जाओगे स्टेयर से तो वापस नीचे रिवर्सिबल नहीं आ सकते, क्योंकि उसी फॉर्म में, उसी तरह से उल्टे पैर से आपको वापस आना है। पैर ऊपर जब हवा में था, तब जिस पोजीशन पर हवा में था, वही पोजीशन आपकी पैर पर हवा में वहीं पर होनी चाहिए। तो वो पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है कि आप छत के ऊपर गए और वापस आ गए, तो आप रिवर्सिबल हो। नॉर्मल लाइफ वाला रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यहां पर लेना है, उस प्रोसेस वाला नहीं लेना, वो अलग चीज थी। गॉट दिस गाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? बहुत आसान सी, बड़ी मजेदार सी डेफिनेशन है, नो ऑब्जर्वेबल चेंज विद टाइम। वैसे मैंने आपको बीच में इक्विलिब्रियम अपने पुराने लेक्चर्स में एक दो जगह पर बीच में मैंने आपको इक्विलिब्रियम बता रखा है। अगर आपको याद हो मैंने क्या बोला था, जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन ना बदले, जब टाइम के साथ पोजीशन ना बदले। मैंने मेरा एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं बैठा हूं चेयर के ऊपर, 10 मिनट के बाद में मैं चेयर पर ही बैठा रहूंगा, तो टाइम के बाद, टाइम बीतने पर कंसंट्रेशन, मतलब मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो मतलब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। ठीक है, अगर टाइम बीतने के साथ पोजीशन बदल रही है तो आप नॉन इक्विलिब्रियम में हो डेफिनेटली। जैसे आप एक साल बाद, हर साल आपकी क्लास बदल जाती है ना। मेरी क्लास नहीं बदलती, हर साल मैं उसी क्लास में रहता हूँ, है ना। मैं फेल हो जाऊंगा तो मुझे फिर से +1 पढ़ानी पड़ेगी या +2 पढ़ानी पड़ेगी, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या, मैंने चलो +2 बीएससी एमएससी को भी टीच कर रहा हूँ मैं, तो सोचने वाली बात है कि ज्यादा से ज्यादा क्या, मेरी +1 से एमएससी तक की क्लास रहती है। एमएससी के बाद मैं क्लास ही नहीं ले रहा हूँ। क्लास है नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं क्लास नहीं ले सकता। मेरी क्लास वही रहती है, आप लोगों की क्लास बदल जाती है। यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, आई एम इन इक्विलिब्रियम स्टेट अकॉर्डिंग टू क्लासेस। सिटिंग के हिसाब से देखें, ठीक है, मैं 1 घंटे बाद शायद यहाँ से चेयर से उठ जाऊंगा, आप लोग भी उठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1 घंटे तक मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, ऐसा कहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी टाइम के साथ कंडीशनें नहीं बदलती, टाइम के साथ पोजीशंस नहीं बदलती, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। गॉट दिस गाइस? सबको ये समझ में आ गया होगा बेटा? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक, चलता फिरता, मोशन वाला इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब मोशन, मूवमेंट। ठीक है, तो डायनेमिक का मीनिंग होता है यहाँ पे मूवमेंट, तो मैं इसको मूवमेंट लिख देता हूँ, है ना, मूवमेंट। ठीक है, तो यानी कि कोई चीज अगर चल रही है, मूव कर रही है, इक्विलिब्रियम में भी,
अब इक्विलिब्रियम में तो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता, तो फिर मूव कैसे कर सकती कोई, यानी कि चेंज हो रहा है। चेंज हो तो रहा है पर फिर भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है, मेरे हैंड्स हिल रहे हैं, सिर हिला रहा हूं मैं, मेरी पलकें झपक रही हैं, मेरा माउथ मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जुबान भी हिल रहा है, जबड़ा भी हिल रहा है, तो मैं हिल तो रहा हूँ, आई एम इन मोशन, ठीक है, आई एम इन मूवमेंट, बट फिर भी मेरी कंडीशन, मैं चेयर से उठ नहीं रहा हूँ, मैं चेयर पर ही बैठा हूँ। तो यानी मैं इक्विलिब्रियम में हूं, बट डायनेमिक वाले इक्विलिब्रियम, मतलब चलता फिरता, मैं मूव तो कर रहा हूं, लेकिन 10 मिनट बाद भी मैं यही मिलूंगा आपको कि सर आप तो मूव कर रहे थे, मैं मूव कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है। दैट इज द प्रॉब्लम विद मी। तो आप कह सकते हैं कि सिंपली मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हूं, मैं चलता फिरता इक्विलिब्रियम हूं, रुका हुआ हूं, लेकिन फिर भी रुका नहीं हुआ। ये समझ में आया बेटा सबको? यस Yes, सर। yes, sir. तो सिंपल है, इसका रिवर्स होगा स्टैटिक, जो रुका हुआ है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे बकवास जो होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, बस नाम याद रख लेना, नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो रुका हुआ इक्विलिब्रियम मतलब जो ना इधर हिल रहा ना उधर हिल रहा, बस वो पड़ा है, ठीक है, वो रुका हुआ इक्विलिब्रियम होता है, और ये हमारे किसी काम का नहीं होता, ये हम पढ़ने वाले भी नहीं है, ठीक है, बट ये डेफिनेशन के लिए जरूरी है, याद रख लेना। तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक ही पढ़ेंगे और वही हमारे काम का है। चेंज नहीं होता जब समय के साथ कोई चीज बदलती नहीं है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम होता है, और वो दो तरह का होता है, एक चलता फिरता समय के साथ भले वो हिल डुल रहा है लेकिन वो बदल नहीं रहा अपनी पोजीशन, ठीक है, तो वो भी इक्विलिब्रियम ही होता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, एक इरिवर्सिबल एक रिवर्सिबल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, वैसा वाला इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इरिवर्सिबल अगर मैं बोलूं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन हो गई टाइम के साथ, अब कोई चेंज नहीं आएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और रिवर्सिबल का मतलब है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यस गाइस, ये बात सबको समझ में आई? यहां पर हम उसको इक्विलिब्रियम से जोड़ेंगे, रिवर्सिबल रिवर्सिबल को। हाँ बेटा, क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर। आगे एग्जांपल्स करेंगे। तो रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स में चल सके, रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल जो रिवर्स में ना चल सके, ठीक है। जैसे आप लकड़ी को आग लगाइए, उसके अंदर से जो धुआं निकले, जो आग निकले, सबको एक कंटेनर में बंद कर लो, रूम में बंद कर लो, चलो रूम में लकड़ी को आग लगा दी हमने, तो रूम से बाहर कुछ नहीं गया, सपोज दैट रूम एकदम सील्ड बंद है, जिसमें से हवा बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। जो हमारे दरवाजे होते हैं वो भी एकदम प्लास्टिक के रबड़ से सील्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसमें से हवा बाहर नहीं जा सकती। सपोज दैट आपने उसमें आग लगा दी, लकड़ी सारी जल गई, तो क्या आप उस प्रोसेस से वापस रिवर्स करके उसको वापस लकड़ी बना सकते हो? नो सर। No, sir. नो नहीं, सर। लकड़ी तो गई। आपके पास सब कुछ है, सोचो उस रूम में वो ऐश है जिससे लकड़ी बनी हुई थी, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है जिसमें से कार्बन बाहर निकल गया था, ऑक्सीजन भी उसी रूम के अंदर है, वो कार्बन के साथ जुड़ गई है, ठीक है, सारी चीजें हैं, वो हीट भी है जो लकड़ी ने आपको दी, सब रूम में है, लेकिन आप कुछ भी कर लो नहीं बना सकते। तो ये तो था इम्पॉसिबल वाला रिवर्सिबल। कुछ पॉसिबल वाले रिवर्सिबल भी होते हैं, लेकिन उन पर्टिकुलर कंडीशंस में वो पॉसिबल नहीं होते हैं। मतलब मैंने मान लो सपोज दैट कुछ रिएक्शन जैसे करवाई। सर हमें पता है, हम्म, जैसे सर हमें H2O वाटर पता है कि वाटर होता है H2O, पर हम बना नहीं सकते उसको। नहीं वो वैसा नहीं बेटा, वैसा नहीं, केमिकल चेंज कुछ और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, एक रिएक्शन करवाई जिसके अंदर दो गैसेस थी और एक बना प्रोडक्ट बना जिसमें एक सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब सॉलिड प्रोडक्ट बनने के बाद सॉलिड को सेम कंडीशंस में, याद रखना, अब मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना, दिमाग पे जोर लगाना, सेम कंडीशंस में टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, प्रेशर भी सेम है, ठीक है, जो हीट दे रहे थे वो भी वहीं पर है, कंटेनर बंद है, कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब दो गैसेस को मिलाया और दो गैसेस से एक सॉलिड बन गया, ठीक है। तो वो जो सॉलिड है क्या वो वापस गैस में पलट सकता है? नो सर। सेम कंडीशन में तो नहीं पलटेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो शायद, तो वो वापस गैस में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट फिर से टूट जाएगा, Yes, sir. रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सेम कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं इरिवर्सिबल, की सेम कंडीशंस में अगर प्रोडक्ट ही बदल जाए, अपना प्रोडक्ट ऐसा हो जाए कि वो गैस नहीं है, सॉलिड है, तो फिर वो गड़बड़ करेगा।
ठीक है, लिक्विड बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, सॉलिड भी ना बने, लिक्विड बन जाए, गैस ना रहे, तब भी वो गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमारे वापस रिवर्स होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इरिवर्सिबल है। यहाँ अब देखो, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा थर्मो वाला, वो छोटा बड़ा चेंज वाला कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, तो ये अलग चीज है बिल्कुल। और रिवर्सिबल क्या होगा, अगर सारी गैसेज हैं तो दो गैसेज से मान लो एक गैस बन गई नई वाली, ठीक है, SO2 और SO2 जो है वो SO3 बना रही है, SO3 वापस हो सकता है SO2 और O2 बना दे, फिर से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन जाए। ठीक है, सेम कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल जाएगी कि नहीं जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। ठीक है, तो ज्यादातर रिएक्शनें आई थिंक जो याद ही करनी पड़ती हैं कि ये रिवर्सिबल है या नहीं, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से समझ में आने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ रिवर्सिबल की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये पक्का रिवर्सिबल और ये पक्का इरिवर्सिबल, हम सोच के नहीं बता सकते हैं, रिएक्शन कंडीशनें डिफाइन करती हैं कि ये रिवर्सिबल है कि नहीं है। तो कंडीशन तो याद रखनी पड़ती है, सिंपल, तो रिएक्शन भी याद रखनी पड़ेगी। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, यस और नॉट गाइज? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आ गया होगा। याद रखना, इरिवर्सिबल रिएक्शन से भी हमें कुछ नहीं लेना देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन से यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ देखो क्या बोला था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम का ही नहीं है। सेम एज इट इज यहाँ, यहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएंगी, इनसे भी हमें कोई काम नहीं है, हमारे काम की सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी सिर्फ डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको दिमाग में घुसा लेना। अब आगे देखिए बेटा, तो यहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शनें देखते हैं, काम की नहीं है लेकिन फिर भी इनके बारे में देखो, रिएक्शन प्रोसीड ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, प्रोडक्ट बना दिया, काम खत्म, लकड़ी जल गई, काम खत्म। ठीक है, हमें एनर्जी लेनी थी, सर्दियां चल रही हैं, तो रूम के अंदर एक स्पेशल बात बता देता हूँ भाई, रूम के अंदर सर्दियों में लकड़ी रूम को बंद करके नहीं जलाना, कोयला भी मत जलाना। क्यों? रूम में ऑक्सीजन पूरी पूरी होती है, तो जैसे लकड़ी भी ऑक्सीजन खाती है, आग लगेगी, कंबशन हो रहा है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन का यूज, याद रख लेना। तो क्या होगा, Yes, sir. क्या होगा, लकड़ी जलेगी, ऑक्सीजन खाएगी, ऑक्सीजन खाएगी, जो आपके सांस लेने वाली ऑक्सीजन कम रह जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, जब फिर भी अगर आप और ज्यादा लकड़ी या कोयला जला रहे हो उस टाइम पर, तो ऑक्सीजन कम की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन कम रह जाती है, तो लकड़ी या कोयला जो भी है, क्योंकि लकड़ी पहले कोयले में ही चेंज होती है, ठीक है, वुड विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोल फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, उसके बाद में वो कोयला जो है, वो ऑक्सीजन, थोड़ी ऑक्सीजन में भी काम चला लेता है कोयला, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्मेल लेस गैस है, कोई स्मेल नहीं आती उसकी। ठीक है, और वो धीमा जहर है, स्लो पॉइजन, जब धीरे धीरे आपकी बॉडी में जा रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी में जा रहा है, आप बैठे हो, आराम से बैठे हो, थोड़ी देर बाद में ना ऐसे सांस थोड़ा यूं आएगा जोर से, जैसे हम उबासी लेते हैं, या फिर कई बार होता है ना यूं अंगड़ाई तोड़ते हैं कि चलो यार काफी देर होगी, सांस सा नहीं आ रहा था, यूं यूं फील होगा, लेकिन फील नहीं होगा कि आपको सांस कम आ रहा है, नो, यू विल नॉट फील, यूं कहोगे बैठे बैठे थक गए। फर्दर धीरे 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 वो और असर करेगा, बट अगर आप जाग रहे हो तब भी आपको समझ में आएगा यार दम सा घुट रहा है, पता नहीं क्यों दम सा घुट रहा है, और शायद आप रूम से बाहर चले जाओगे। बट सोते टाइम आपका माइंड इतना कॉन्शियस नहीं होता कि वो आपको जगा दे कि मेरे को सांस कम आ रहा है, उसको आ रहा है ना सांस, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके ब्लड में घुल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या करती है, ब्लड के साथ इतना स्ट्रोंग वाला बॉन्ड बनाती है। आपको पता है कि ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है तो वो ब्लड के साथ में बॉन्ड बना लेती है, रेड ब्लड सेल के साथ, और यस सर, Yes, फिर, फिर sir. डेथ भी होने के है ना, चांसेस होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो भी रेड ब्लड सेल के साथ बॉन्ड बनाती है और वापस लंग्स में आके छोड़ देती है, और लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। 100% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, बहुत सारी ऑक्सीजन भी साथ में जाती है। यूं नहीं है कि आप सांस ले रहे हो, सांस वापस छोड़ रहे हो, तो आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है, जो अंदर हमने ऑक्सीजन ली उसमें क्या था, 78% तो नाइट्रोजन गई, 21% ऑक्सीजन गई, बाकी की अदर गैसेस गई। लेकिन अब वो 21% जो ऑक्सीजन गई थी, जो वो बाहर आएगी, तो ऑक्सीजन का अमाउंट मान के चलो 21% से आई थिंक 18% रह गया, 18%, 3% ही आपने ऑक्सीजन यूज की, और 3% कार्बन डाइऑक्साइड अब बॉडी में बढ़ गई लंग्स में, और वो वापस बाहर निकाल दी, ऐसा होता है। बट जब कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाती है, वो ब्लड के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, +2 में सीखोगे आप ये, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड है, जुड़ता बड़ा जबरदस्त तरीके से वो। तो जब वो जुड़ गया ना ब्लड के साथ, वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। तो आप दुनिया ही छोड़ जाओगे, हम मान लो दुनिया ही छोड़ जाएंगे, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमें नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जब सोते हैं तो हमारी बॉडी हमें अवेयर नहीं करती, और हम सोते सोते जब बिल्कुल दम घुटने लग जाता है ना, क्योंकि अब उसने बॉन्ड बना लिया,
किसके साथ? ब्लड के साथ। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा, तो यानी ब्लड बाहर आएगा, लंग्स में आएगा, ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेगा, पर वो पहले से ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्डेड है, तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है, ना ऑक्सीजन ले सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और इससे क्या होगा? इससे हमारी बॉडी का दम घुटने लग जाएगा। लास्टली जब हमारी नींद खुलेगी, नींद खुलने के बाद इतना बॉडी बॉडी में मसल्स को चलाने के लिए, हाथ को ऐसे हिलाने के लिए भी मसल्स की जरूरत होती है, और मसल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा ऑक्सीजन, तो जान खत्म। तो आप हिल भी नहीं पाओगे बोल के। ये जीभ होती है ना हमारी, ये भी मसल की बनी होती है, टंग, तो आप बोल के भी नहीं बता सकते कि मेरा दम घुट रहा है, हिल भी नहीं सकते, और वहीं पर बैठे बैठे, वहीं पर लेटे लेटे हम डेथ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो सर्दियों में कभी भी अंगीठी या लकड़ी नहीं जलाना, बंद रूम में तो नहीं। रूम खुला रखिए जब तक आपकी आग जल रही है, फिर आप कहेंगे सर रूम तो गर्म नहीं होगा, भाई वो एक अलग टेंशन है, ठीक है, तो अब लकड़ी मत जलाइए। हीटर जला सकते हैं, हीटर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हीटर में एक प्रॉब्लम है कि रात को सोते टाइम आप जला के ऑन करके छोड़ रहे हो हीटर को, तो प्लग में स्पार्क प्लग होकर प्लग में आग लग सकती है, बिजली वाली, एक खतरा। आप कहेंगे सर हम प्लग तो बाहर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ठीक है। हीटर के आसपास अगर कोई ऐसी चीज है, और हीटर के आसपास, हीटर की तार में आग लग गई, तो हीटर के आसपास कोई लकड़ी की चीज है, कोई और चीज है, कोई कपड़ा है, कोई पर्दा है, उसमें भी आग लग सकती है। तो ये खतरा होता है सिर्फ, यानी कि वो हीटिंग की वजह से आग लगने का खतरा है, उसमें दम नहीं घुटता। लेकिन हीटर का एक साइड इफेक्ट होता है कि आपकी जो स्किन के ऊपर मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर, पानी, वो स्किन का पानी खींच लेता है, गर्म होता है, गर्म हवा लगती है, स्किन का पानी खींच लिया, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है। तो लगातार 24 आवर हीट में रहने वाले, हीटर की हीट में रहने वालों की स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। वैसे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी हीटर यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड है। ये एक जनरल क्वेरी थी, तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। वन ऑफ द डायरेक्शन, रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड, ऑलमोस्ट नहीं, वो कंप्लीटली कन्वर्टेड ही होते हैं। आग लग गई लकड़ी को, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में खत्म हो गए, यही तो इरिवर्सिबल है, वापस बदल ही नहीं सकते। यस गाइस, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट डोंट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, ऑब्वियस है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, ये भी जानते हैं। डोंट अटेन इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम विल फॉर्म, याद रखना ये वाला पॉइंट सही नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? ये कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे? डोंट अटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, Dynamic. डायनेमिक नहीं बनाएगा, इसलिए ये हमारे काम का नहीं है। बट स्टैटिक तो बना ही लेगा प्रोडक्ट। अब टाइम के साथ क्या प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं क्या? अगर ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, तो मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम नहीं बना, मतलब टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, बट वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। जो ऐश बन गई कोयले से, जो राख बनी, वो राख ही रहेगी, है ना। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाता, बट डायनेमिक नहीं बनाता, और हमारे काम का सिर्फ डायनेमिक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे काम की नहीं है, बात ही खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ये वाले नाम याद रखो, ये वाले इधर जो मैं मार्क कर रहा हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों की दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, बस ये रट्टा मार लेना, ठीक है। वैसे आप अपनी मर्जी से भी कोई और रिएक्शन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl AgNO3 दोनों पानी में घुले हुए थे, बना AgCl, सॉलिड बन गया AgCl, AgNO3 अभी भी एक्वस है। अब ये रिवर्स नहीं जा सकती, आप कहोगे सर रिवर्स तो कर सकते हैं। अब देखो अपने आप नहीं जा सकती सेम कंडीशन में, मतलब यहां मैं अब आपको बता रहा हूं, देखो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, दोनों लिक्विड है ना, AgCl और AgNO3 और NaCl। अब क्या होगा कि जब रिएक्शन खत्म हो गई, तो रिएक्शन होने के बाद में यहां पर AgCl नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड बन गया ना, तो AgCl नीचे बैठ गया, ये है सॉलिड, सॉलिड AgCl। अब ये क्या करेगा? ये पानी में घुलेगा ही नहीं, पानी में नहीं घुलेगा तो रिएक्शन वापस रिवर्स जा ही नहीं सकती, सेम कंडीशन में नहीं जा सकती। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये पानी में घुल जाएगा, ये भी घुल जाएगा। यस, Yes, sir. क्लियर है बेटा सबको? तो इसलिए रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल, रिवर्सिबल का एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा कैसा होता है, क्योंकि वो कंडीशन बेस्ड होता है। यहां पर कंडीशन है कि अगर गर्म कर देंगे तो घुल जाएगा, अब मैं कहूं कि ये नहीं घुल रहा है, तो दैट इज वाई। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. न्यूट्रलाइजेशन, ओके बेटा, थैंक यू। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? HCl एसिड था, NaOH बेस था, NaCl बना सॉलिड, N और वाटर। क्या इसमें भी NaCl सॉलिड पानी में नहीं घुलेगा? ये तो घुल रहा है, NaCl तो घुल जाता है ना, नमक है पानी में घुल जाता है, नो डाउट टू इट। तो फिर ये क्यों Yes, है sir. इरिवर्सिबल? अब आप लोग मेरे को सोच के थोड़ा थोड़ा बताइए, थोड़ा थोड़ा सोच के जो भी आपके माइंड में, बताओ बेटा क्यों है ये इरिवर्सिबल?
सामने आंसर है, रीजन मैंने बताया, कंडीशनें भी मैंने एक दो रिएक्शन की बताई, इस रिएक्शन की कंडीशन भी बताई, तो थोड़ा अपनी तरफ से भी सोचिए ये क्यों है। सोचो, यहाँ लिखी नहीं हुई है ना कंडीशन, सेम टेम्परेचर पर। सब कुछ सेम है, तो क्या रिवर्स नहीं जा सकती क्या? कभी एसिड, मतलब पानी में नमक डिसोल्व करोगे तो कभी एसिड और बेस बन जाता हो? ऐसा तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं नो होता? सर। दैट इज द क्वेश्चन, क्यों नहीं होता? इंटरनल रीजन कुछ और हो सकते हैं, नो डाउट टू इट, लेकिन एक्सटर्नल रीजन मैं आपको बता सकता हूं। देखो क्या है, NaCl तो पक्के तौर पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट वाटर जो है, वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होता, ये वेरी लेस, बहुत लेस अमाउंट में टूटता है, बहुत ही लेस अमाउंट में। इसीलिए पानी में एसिड, पानी में नमक डिसोल्व करते हैं तो हल्का सा एसिड H पॉजिटिव आयन होता है उसमें, हल्का सा OH नेगेटिव आयन भी होता है, ठीक है, यानी HCl और NaOH होते हैं उसमें, लेकिन इतने कम होते हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। Na है, ऑब्वियस है, तो Na पॉजिटिव तो रहेगा ना, वाटर में नमक डालेंगे तो Cl नेगेटिव भी रहेगा, H पॉजिटिव भी रहेगा, OH नेगेटिव भी रहेगा। और यहाँ क्या हो रहा था, अब जरा ये देखो, इसमें भी तो HCl क्या था, 100% डिसोशिएट हो गया था H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, 100%, ठीक है। और NaOH में क्या था, 100% Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव था, 100%, यस, समझ में आ रहा है। और NaCl क्या है, यस। ये भी 100% डिसोशिएट हो जाता है, तीनों 100% ऐसे ही होते हैं पानी में, ऐसे ही सब आयन फॉर्म में घूम रहे हैं इधर उधर उधर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन वाटर में मिल गए, वो वापस डिसोशिएट नहीं होते, वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, इस वजह से वो वापस रिवर्स रिएक्शन जाती नहीं है। क्लियर है गाइज? यस सर। यस सर। तो एक ये रीजन है इंटरनल, बट एक्सटर्नली आपको क्या याद करना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शनें जो होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं, ठीक है, जिसमें न्यूट्रल बन जाए 100%। याद रखना, कुछ एसिडिक बेसिक न्यूट्रलाइजेशन भी होता है, मतलब एसिड और बेस वीक होते हैं ना, तब वो 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता उसमें, इसका मतलब वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। हम उसको भी करेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम में आएगा वो। आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं, दोनों डायरेक्शनों में जाती है, ऑब्वियस है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन नेवर गोज कंप्लीशन, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, सारी उम्र चलती रहती है, वही रिवर्सिबल होती है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट कह रहे हैं तो रिएक्टेंट बना, दोनों आपस में इधर उधर घूम रहे हैं, तो सारी उम्र चलेगी भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन, ऑब्वियस है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, तो वही रिपीट कर दी उसने बात। अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, कौन सी इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलता हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यस गाइस, समझ में आ गया कौन सा इक्विलिब्रियम बनाएगा ये? यस यस सर, सर। डायनेमिक। यही यस। हमारे काम का है, बस ये ध्यान रख लेना, है ना। तो चलिए इसके अंदर अब देखते हैं ये इसमें क्या काम का है, रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल पढ़ते हैं, है ना। चलिए जी, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO बना दिया। अब अगर मैं इस एरो को सिर्फ एक लगा देता ऐसे, तो आपको क्या बताता मैं कि ये गैस है, ये वापस नहीं बदल रही है, क्यों? क्योंकि NO का बॉन्ड टूट नहीं रहा, इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द बॉन्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर एंड अदर कंडीशंस, मैं ये बोल देता आपको, यस सर, इन रिवर्सिबल रिएक्शन जाता है ना। हाँ, तो मैं बोल देता कि इस कंडीशन पे नहीं हो रहा भाई, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस कंडीशन पे हो रहा है, तो मुझे क्या पता बेटा, एक्सपेरिमेंट है, किसी ने किया, हमारे सामने लिख दिया, हमने मान लिया, मैंने याद कर लिया, आप भी याद कर लो। दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि भाई रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, तो याद ही करने हैं। हालांकि आप कुछ रिएक्शन है तो आपको इतना रट जाएंगी, क्योंकि हम बार बार यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है, लेकिन सभी नहीं है। तो यहाँ अब देखो, यानी ये डबल हेडेड एरो लगा रखा है, अब ये अच्छी बताता हूँ, इसमें हाफ हेडेड एरो इधर, हाफ हेडेड एरो इधर, मतलब रिएक्शन इधर और उधर दोनों डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है रिवर्सिबल का साइन, और ये है डायनेमिक, यही हमारा काम का रिवर्सिबल एंड डायनेमिक, यही हमारे डायनेमिक मतलब हर हमेशा चलती रहे। तो ये जो गैसेस हैं, तो अब एक चीज देखो, क्या अगर मैं इस डब्बे के अंदर जो ओपन है इसमें ये रिएक्शन करवा सकता हूं क्या इन गैसेस की?
करवा सकता हूँ? नो सर। ये बाहर भाग जाएंगी, है ना, तो इक्विलिब्रियम तो कभी आ ही नहीं सकता। अगर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बन भी गया वो भी उड़ जाएगा। तो ये डब्बे में, ओपन डब्बे में नहीं हो सकती, क्लोज डब्बे में होती है। यस गाइस, ये समझ में आया? यस यस सर। गैसियस रिएक्टेंट, अगर एक भी गैसियस रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो वो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज डब्बे में ही होगा, बंद डब्बे में ही होगा, ओपन में नहीं हो सकता। पहली बात याद रखना। तो यहाँ पर हम क्लोज बॉक्स के अंदर इसको करवाएंगे, तो NO जो है वो लगातार O2N2 में बदलता रहेगा, और O2N2 जो है वो लगातार NO में बदलता रहेगा, लगातार। कब तक? जब तक है सांस, तब तक। सांस मतलब जब तक इनकी कंडीशनें वही बनी रहेंगी, डब्बा बंद रहेगा, तब तक ये लगातार चलते रहेंगे, हमेशा 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 के लिए। यही है इक्विलिब्रियम। चल तो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, मैंने आप लोगों को यस सर, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन नहीं, इसको कंसंट्रेशन लेंगे बेटा, रिएक्शंस में कंसंट्रेशन वर्ड यूज कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, कहानी सुनाई थी शायद आप लोगों को, एक बंदर वाली और प्रधान वाली, याद है? किसी ने सुनी थी? किसी ने नहीं सुनी? चलो दोबारा सुनना चाहोगे कहानी? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर थे। ठीक है, तो एक बार सभी जानवर इकट्ठे हो गए और कहते भाई देखो, शेर ना बहुत बुरा करता है हमारे साथ, हमारे बच्चों को मार देता है, हमें भी मार देता है, तो हम ना सब मिलकर एक प्रधान बनाते हैं और कल से एक कमेटी बनाते हैं और कल से ना मीटिंगें रखा करेंगे और शेर की हम मीटिंग लेंगे, मतलब शेर को कैसे बचना है शेर से, वो टैक्ट और तरीके सीखेंगे। सब कहते हैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे मिल जाते हैं एक दिन और इकट्ठे होकर कहते हैं भी प्रधान बनाना, किसे बनाए किसे बनाए किसे बनाए। तो वो प्रधान बना देते हैं बंदर को, कहते हैं भाई बंदर को प्रधान बना दिया, आज से बंदर हमारा प्रधान है। सब मान जाते हैं, बंदर भी कहता है चलो ठीक है यार बना दो, मेरे को क्या दिक्कत है ना। तो अब प्रधान जी तो बन गए, प्रधान जी बंदर। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है, क्या बोलते हैं उसको, अगले दिन बकरी आती है एक, ठीक है, बंदर के पास, प्रधान जी बहुत बुरा हुआ, प्रधान जी मेरी रक्षा करो। कहता क्या हो गया? कहता मेरे बच्चे को ना, मेरे मेमने को शेर उठा के ले गया। कहता अच्छा? कहता हाँ। फिर दूसरे जानवर भी आ जाते हैं, सुन के जंगल में आग की तरह बात फैल जाती है, सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, कहते प्रधान जी कुछ करो, शेर ले गया इसके बच्चे को। तो प्रधान जी कहता अच्छा भाई, कहता ठीक है मैं कुछ करता हूँ। तो बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे से चौथे, चौथे से पहले, और लगातार पेड़ से पेड़ चक्कर पे चक्कर काट रहा है। ठीक है, सब देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। काफी देर हो जाती है जब एक आदमी हाथी बोलता है, कहता है कर क्या रहा है भाई? कहता ऐसे थोड़ा मेमना बचेगा। कहता कुछ करो प्रधान जी, कुछ करो। तो प्रधान कहता है देखो मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, अब अगर अब भी शेर मेमने को खाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ गया? कैसी कोशिश थी? अब ये आपको पता है इस कोशिश से कुछ बनने वाला नहीं है, तो मैं लोग प्रधान मत बनिएगा, और प्रधान वाली कोशिश मुझे नहीं चाहिए। बंदर वाली गुलाटी, बंदर वाली कोशिश से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये आप लोगों के लिए थी कहानी। तो कोई भी बंदर मत बने और प्रधान भी मत बने। जब भी आपको याद करना है और आप मुझे कहो सर मैंने कोशिश की और मुझे याद नहीं हुआ, दैट इज रॉन्ग वर्डिंग, वो बुरी चीज है। क्यों? मुझे कोशिश चाहिए ही नहीं, आप मत करो कोशिश, मुझे सिर्फ याद चाहिए। कैसे करना है आई डोंट नो। आपने एक बार लिखा, दो बार लिख के देखा, चार बार लिख के देखा, या 1000 बार लिख के देखा, मुझे ये चीज नहीं चाहिए होगी। मुझे क्या चाहिए? मुझे याद चाहिए। मेमना बचाना है अपने को, समझ गए? हमें कोशिश नहीं करनी है, वी शुड हैव टू डू। हमें हार्ड वर्क करना है, कोशिश नहीं करनी। जब तक याद नहीं होता ना, तब तक लिख के देखना है, जब तक याद नहीं होता। ये नहीं है कि कुछ बच्चों माइंड में सोच लेते हैं अरे यार मैंने 2 बार तो कर लिया, याद तो होता नहीं है। मैंने कहा था 2 बार करने के लिए? नहीं, मैं तो कहता हूं 1 बार भी मत करो। देख के अगर आपको याद होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब जानते हैं। बट फिर भी मैं ये कह देता हूं कि अगर देख के आपको याद हो रहा है, सिर्फ लेक्चर लगाने से आप इतने इंटेलिजेंट हो याद हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मत पढ़ो, सिर्फ लेक्चर से याद कर लो। बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपको कम से कम 1 या 2 बार लिख के देखना पड़ेगा। पर अगर 2 बार से नहीं हो रहा तो 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो। किसने मना किया? 100 बार लिखो। क्या 100 बार से नहीं होगा? फिर आप ही, मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया इन चीजों का, तो आप ही लोगों में से कुछ बच्चे बोलते सर 100 बार से तो हो ही जाएगा। फिर मैंने कहा मैंने मना किया था 100 बार करने के लिए। आई डोंट डिनाई टू डू हार्ड वर्क, मैंने नहीं मना किया। अगर आपको यकीन है कि 100 बार लिखने से हो जाएगा, देन व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट एट 100 टाइम्स? आप 100 बार क्यों नहीं करते हैं? हम बंदर बन जाते हैं प्रधान,
देखो मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा भाई, है ना। तो वो हमें नहीं बनना। कहानी कैसी लगी भाई सबको? अच्छी थी? सर बहुत अच्छी। यस सर। ठीक है, तो सर याद कुछ रखिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। अरे वाह, चलो बढ़िया बात है बेटा। तो याद रखिएगा, एफर्ट, कुछ लोग कहते हैं ना कोशिश करने से मिलेगा, मैं कहता हूँ कोशिश वोशिश नहीं करनी, अपने को करना है। आई वॉन्ट रिजल्ट नॉट द ट्राई। सीधी बात। कैसे? हार्ड मेहनत, बस सीधी सी बात है भाई। भिड़ जाओ जो भी चीज है, कोई चक्कर नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, N2O2 जो वो रिवर्सिबल भी है, यानी कि बैकवर्ड भी जाता है। सेम एक और रिएक्शन है, वो है PCl5 की PCl3 और Cl2 बनेगा, ठीक है। यानी पेंटाक्लोराइड जो है वो PCl3 और Cl2 के अंदर, और ये रिवर्सिबल है, डीकम्पोजिशन है PCl5 की, ठीक है। और ये भी मतलब रिवर्सिबल है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। रिवर्सिबल का मतलब ही होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ठीक है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, मतलब समय के साथ। ये अब ये ना वही बंदर वाली स्टोरी है, याद रख लेना। यहाँ भी ये रिएक्शन क्या कर रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है है ना। हो कुछ नहीं रहा है लेकिन जोर पूरा लगा रखा है इन्होंने। ये सारा दिन यही करते रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं 24/7, कभी मर्जी देख लो इनको, ये बदलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट 0। ओ कुछ नहीं रहा, ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल रही है ना प्रोडक्ट की। तो ये प्रधान वाली कहानी से याद रखना कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो ये प्रधान बने हुए हैं, समझ गए ना, ये सारे एटम प्रधान बने हुए हैं। हमें नहीं बनना, बस याद रख लेना, प्रधान से हमें दूर रहना है। तो ये ऐसा प्रधान तो नहीं बनना है। क्लियर है बेटा सबको? आगे बढ़े? यस यस सर। सर। ठीक है आगे बढ़े हैं। तो देखिए आगे, ये पहले का ही लिखा हुआ है क्या? इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो फिजिकल और केमिकल दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं भाई। फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी फिजिकल चेंज, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। यहाँ मैं आपको वो उसका थोड़ा दूसरे वाली डेफिनेशन देता हूँ। देखो फिजिकल चेंज का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, विल नोट पार्टिसिपेट, जिसमें विल नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते, वो होता है फिजिकल चेंज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो बॉन्ड ना नए बनेंगे ना पुराने टूटेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो केमिकल आपने लिया था, पानी ले लिया तो पानी रहेगा वो। H2O मतलब H2O आपने लिया है, चाहे वो सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, गैस लिया, लेकिन है तो पानी ना। H2O का मोलिक्यूल में केमिकल चेंज नहीं आएगा, फिजिकल चेंज आ गया। सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फेस बदल सकता है, स्टेट बदल सकती है, कुछ और हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो मोलिक्यूल का फॉर्मूला बदल देंगे, ये याद रखना। तो यानी कि केमिकल चेंज कौन सा होता है? एक लाइन में आंसर है। 9th-10th के अंदर जनरली टीचर्स जो है वो गलत पढ़ाते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर एनर्जी, हीट निकलेगी या हीट देनी पड़ेगी, कोई गैस निकलेगी, कोई ये होगा, ऐसे ऊट पटांग सी चीजें बताते हैं केमिकल। फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें बताते हैं जिससे क्लियर नहीं होता बच्चों को कभी भी। ये बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल चेंज की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो केमिकल चेंज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट, इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी हो वो भी आप यही बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जहां पर पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और जहां इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं है। फिजिकल चेंज हो सकता है या फिर न्यूक्लियर चेंज भी हो सकता है। न्यूक्लियर में क्या होता है? न्यूक्लियस विल पार्टिसिपेट, इलेक्ट्रॉन को नहीं पूछते फिर वो। न्यूक्लियस इतना पावरफुल होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जिस रिएक्शन में न्यूक्लियर चेंज हो रहा है, न्यूक्लियस अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बदल रहे हैं, उनका नंबर बदल रहा है, बहुत पावरफुल रिएक्शन होगी वो। एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, जो परमाणु बम बने वो इसी बेस पर बने, न्यूक्लियर रिएक्शन की बेस पर। यस गाइस, ये क्लियर है सबको? यस सर। आयनिक इक्विलिब्रियम होगा बेटा, आयुष बेटा, यस वी विल डू द आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है, फिर आयनिक शुरू करेंगे, ठीक है। ये होने के बाद ही आयनिक शुरू करेंगे, डेफिनेटली वो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो हम यहाँ पर अब फिजिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ हमने पढ़ा फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है कोई चीज, हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं है। आप आयरन का एग्जांपल ले सकते हो सॉलिड से लिक्विड। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिजिकल चेंज हो रहा है। वाटर वाटर है दोनों तरफ, ठीक है ना, केमिकल चेंज नहीं है, ध्यान देना। लिक्विड टू वेपर,
ये भी वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वाटर टू वाटर। यस गाइस, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखो, सॉलिड टू वेपर। सॉलिड से वेपर कौन सी चीज बनती है भाई? कोई एग्जांपल बता सकता है? सब्लिमेशन इट इज। कैंपर कैंपर यस, सर ठीक है। ड्राई स्काई सी हाँ, ड्राई आइस भी कह सकते हैं ना। आइस ले लेते हैं, चलो ये बढ़िया एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैस है और ये क्या है? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और गैस कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेट हो गया, उसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि उस गैस को वापस सॉलिड बना दे, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब ये क्या मतलब है? कोई चीज पानी में घुलती है, जैसे शुगर, शुगर इन शुगर प्लस वाटर, ये है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके लिए अब आपको मैं एक चीज करवाता हूं भाई, ध्यान से देखना। मान लीजिए आपके पास में यहां पर है पानी, ठीक है, पानी के अंदर मैंने चीनी डाली। कितनी चीनी डाल सकते हो पानी में? क्या अनलिमिटेड चीनी पानी में घुल जाती है भाई? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो मान लो मैंने वाटर लिया 1 लीटर और मैंने इसके अंदर 300 ग्राम चीनी डाल दी, 300 ग्राम शुगर, ठीक है, और वो सारी की सारी घुल गई। इससे ज्यादा सोच के देखो, एक बार इमेजिन कर लो कि 300 ग्राम से ज्यादा चीनी पानी में नहीं घुलती नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है। बाकी कंडीशन सेम रखनी है, याद रखना। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पानी में चीनी घुल जाएगी। मैंने ना आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं छोटा था, 6th-7th क्लास की बात है, ठीक है, तब हम लोग ना फ्रिज में, नई नई फ्रिज आई थी हमारे घर में, 6th-7th क्लास में था मैं तब तब फ्रिज ली थी। तो फ्रिज में ना दूध से वो कुल्फी बनाने का शौक था। हमने तो कुल्फी खाई नहीं थी कभी उससे पहले, है ना। वो जो बाजार वाली कुल्फी, हमें लगता था ये दूध से बनती है तो सारी कुल्फियां वही बनती होंगी। तो कुल्फियां खाई थी, लेकिन फ्रिज वाली कुल्फी नहीं खाई थी खुद जमा के, तो उससे पहले हमने कभी नहीं खाई थी। तो मैंने दूध में ना चीनी डाली और उसको डिजोल्व कर दिया और उसके बाद मीठा किया और उसको फ्रिज में जमा दिया, फिर उसको खाया, ठीक है। अगले दिन काफी देर में जमती है वो मिल्क में, वो कस्टर्ड वगैरह डालना पड़ता है, वो अब अकल आई है, पहले पता ही नहीं था। कस्टर्ड कभी यूज ही नहीं किया था, सीधी सी बात है, हमें पता ही नहीं था कुल्फी बनती कैसे है, पेरेंट्स को भी नहीं पता था। तो कुल्फी बन गई, खाया, तो ना मुझे चीनी कम नजर आई। मैंने कहा यार चीनी कम रह गई, कोई बात नहीं। अगली बार मैंने चीनी और मिलाई, घोलता गया घोलता गया, अगली बार फिर से मुझे कम नजर आई। तीसरी बार मैंने कहा इस बार तो हद ही कर दूंगा, ऐसे कैसे कम रह जाएगी चीनी। ठंडा जब दूध होता है तो चीनी की फीलिंग कम हो जाती है, ठीक है। बट एटलीस्ट मैंने कहा थोड़ी और डाल डाल देंगे, इतना पता ही नहीं था। चीनी फुल डाल दी इस बार, और टेस्ट करके देखा कि अरे यार इतना कड़वा लग रहा है अब तो ये दूध। मैं कहा अब तो पक्का सही आएगा ठंडा होने के बाद। जमा दिया, फिर से खाई, चीनी अब भी फील नहीं हो रही है। लेकिन जब लास्ट में एंड में पहुंचा ना, तो चीनी नीचे थी, नीचे। गर्म दूध में तो चीनी घुल गई, जैसे जैसे दूध ठंडा हुआ चीनी नीचे बैठ गई पाउडर फॉर्म में। फ्रिज में जमा दिया तो नीचे बैठी रही। समझ गए? यानी कि दूध को मैंने सैचुरेटेड बना लिया था। यहां भी वही हो रहा है, एक हद तक ही चीनी घुलेगी, उसके बाद चीनी नहीं घुलेगी, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये समझिएगा। यस बेटा, ये समझ में आया सबको? यस सर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जितना आपको सब्सटेंस डिसोल्व करना था उतना हो गया, उससे ज्यादा नहीं हो रहा, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो मान लो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने 100 ग्राम चीनी के क्यूब और डाल दिए, रेड कलर में 100 ग्राम चीनी के। अब घुलेगा तो नहीं है चीनी, पता है ना सैचुरेटेड में नहीं घुलता, ठीक है। तो ये 100 ग्राम चीनी और डाल दी मैंने, शुगर। पर मैंने देखा कि कुछ देर बाद ये घुल गया, मतलब चीनी, रेड कलर वाली चीनी जो है वो ऊपर घुल रही है अपने आप। भाई ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, क्योंकि ये क्यूब थे, क्यूब डिसोल्व होना शुरू हो गए। तो मैंने ये चीज देखी, जो अंदर मान लो येलो कलर के डॉट मैं लगा रहा हूं, यहां पर ये चीनी पहले से घुली हुई थी। 300 ग्राम जो चीनी है वो येलो कलर के डॉट्स थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि येलो कलर के डॉट्स जो हैं वो नीचे बैठ रहे हैं, नीचे। येलो कलर के डॉट्स तो नीचे बैठना शुरू हो गए, ठीक है। और रेड कलर की जो चीनी थी, मतलब मैं इसको वैसे रेड बना रहा हूँ, चीनी का सेम कलर रखिए, रेड कलर की चीनी घुल रही है। मतलब चीनी का अमाउंट तो 300 ग्राम ही रहेगा पानी में, लेकिन जो नीचे है वो ऊपर घुल गई, और जो ऊपर है वो नीचे आ गई, वो बन गई पाउडर। ऊपर तो पाउडर थी, तो पाउडर वाली नीचे आ गई। अब क्या पाउडर वाली चीनी वापस ऊपर नहीं घुलेगी क्या? ये मुझे बताइए। यस गाइस, नो सर। घुलेगी सर।
घुलेगी बेटा, सर घुलेगी सर। घुलेगी वो सर। भी वो भी घुलेगी। चीनी देखो, और घुलती क्यों है? चीनी लगातार घुलती रहती है पानी में, वजह क्या है? पानी के मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं। मैंने बताया था ना, स्टेट ऑफ मैटर का पहला लेक्चर था, उसमें बताया था पानी के मॉलिक्यूल लगातार चलते हैं। सॉलिड के यस सर। मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल तो पूरी आजादी से बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, बट फिर भी वो चलते रहते हैं, पानी में तो चलते रहते हैं वो। तो यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार चल रहे हैं, तो वो शुगर को टक्कर मारते रहेंगे लगातार, दे धड़ाधड़ कोलाइजन होता रहेगा, कोलाइड करते रहेंगे, जिससे चीनी घुल जाती है। अब मैंने पहले क्यूब इसलिए रखा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, क्यूब अगर घुल गया तो पता लगेगा घुल गया। लेकिन जो पाउडर फॉर्म में, वो कैसे बताऊं कि घुल जाएगी? आपको लगा पाउडर ही तो था, पाउडर ही है, हमें कैसे पता कि घुल गई? तो अब ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो कि क्यूब फॉर्म में हो सकता है टाइम लगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद पानी को घुलने में, चीनी को घुलने में पानी में टाइम लगेगा 2-3 घंटे के लिए। एक बड़ा सारा टुकड़ा कोई चीनी का या मिश्री होती है ना, मिश्री का टुकड़ा छोड़ देना बड़ा सारा, वो घुलने लग जाएगा। 2-3 घंटे बाद देखोगे कम हो जाएगा। बट नीचे ना, नीचे कुछ चीनी जो पहले से घुली हुई थी वो नीचे आ जाएगी। यानी चीनी सच में घुलती है, लगातार घुलती है। तो यानी यहां मैंने क्या किया कि जो पाउडर फॉर्म में चीनी थी वो वापस घुलेगी, और जो घुली हुई है वापस नीचे बैठेगी, और ये एक प्रोसेस लगातार हमेशा चलता रहेगा। क्यों? पानी के मॉलिक्यूल हमेशा चलते रहेंगे, कोलिजन हमेशा होता रहेगा, तो ये हमेशा घुलते रहेगा। यस, ये चीज समझ में आई बेटा सबको? यस सर, अच्छे यस से। सर। ठीक है। तो ये है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल, जो घर पे भी हम डायनेमिक, लगातार चलता हुआ इक्विलिब्रियम, ये हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। कब तक? जब तक धरती पे पानी रहेगा और चीनी रहेगी और ये घुले रहेंगे, तो हमेशा ये चलता ही रहेगा। सीधी और साफ चीज। ठीक है। तो अब हम जरा पीछे वाली स्लाइड देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, शुगर और वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड चीनी थी, शुगर, और डिसोल्यूशन घुल जाना चीनी का पानी में, दैट इज द रीजन, और दैट इज द एग्जाम्पल। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैसेज इन लिक्विड, क्या पानी में लिक्विड या किसी भी अदर लिक्विड में गैस घुल जाती है क्या? कोई बता सकता मुझे इसका एग्जांपल? सर कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ कॉमन एग्जांपल, मछलियां सांस लेती हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से, याद है किसी को? यस सर। है ना? वो याद नहीं आता, कोल्ड ड्रिंक सबको याद आती है ना। कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बन वाटर के साथ मिलके। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है। ठीक है। और वो H2CO3 जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में जाती है, H2CO3 हमारी हड्डियों को, कैल्शियम को डिसोल्व करता है। हालांकि हमारी हड्डियां हमेशा डिसोल्व होती रहती है, नई बनती रहती हैं। हमारे ब्लड में कैल्शियम का कुछ कंटेंट हमेशा प्रेजेंट रहता है, कुछ कंटेंट, लेकिन कुछ कंटेंट ही प्रेजेंट होता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा सेवन कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक का, तो वो कंटेंट बढ़ जाता है ब्लड में। यानी कैल्शियम ज्यादा बढ़ गया ब्लड में, तो किडनी में प्रॉब्लम आएगी। हड्डियां कमजोर, हड्डियां पतली, किडनी में प्रॉब्लम, किडनी में पत्थर जमना, पथरी जमना शुरू हो जाएगा। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, उसमें एडिटिव शुगर होते हैं। एडिटिव शुगर कौन से? वो जो प्रिजर्वेटिव चीजें होती हैं, प्रिजर्व करने के लिए कुछ पॉइजनस चीजें, गंदे केमिकल डाले जाते हैं, ताकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल 6 महीने तक खराब ना हो। है ना? धूप में पड़ी रहती है, आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर, 6 महीने तक खराब नहीं होती, वो शुगर की वजह से, वो सॉरी प्रिजर्वेटिव की तरह से वो केमिकल होता है। फिर दूसरा इफेक्ट ये गंदा, वो केमिकल भी हमारी बॉडी में जाता है। तीसरा इफेक्ट, उसमें शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है पता है? वो वाला शुगर जो आपको मिठास, जो आपके बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हाई लेवल का ब्लड शुगर आपका हाई लेवल कर देगा कुछ टाइम के लिए। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर मर्ज हो जाता है, और वो शुगर होता है जिसका टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल शुगर। है ना? आर्टिफिशियल शुगर होता है जो आपका ब्लड के अंदर शुगर बढ़ा देगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये ना आपके ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना बिना मिठाई वाली, बिना मीठे वाली शुगर होती है। ठीक है। वो वाली शुगर और भी खतरनाक है, बिना मीठे वाली शुगर। वो आपकी किडनी तक जाती, ओ सॉरी, आपकी इंटेस्टाइन तक जाती है, ब्लड में नहीं जाती। अब ब्लड को लगता है कि शुगर तो मिल नहीं रही बाहर से। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे को शुगर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैं शुगर फ्री मिठाई खाता हूं। सबसे गलत काम। शुगर फ्री चीजें अगर खा रहे हो तो शुगर जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का इंसुलिन, जो नॉर्मल इंसुलिन है, वो आपका दोबारा सेक्रेट ही नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी को लगता है कि भैया जी हमें शुगर, हम शुगर खाते ही नहीं, हमें इंसुलिन की जरूरत ही नहीं, जिस चीज की जरूरत नहीं बॉडी बंद कर देगी। लो जी, काम खत्म।
तो शुगर जल्दी हो जाएगा। तो फिर शुगर से फ्री शुगर मिठाइयाँ, जल्दी जाएगा। हाँ, तो शुगर फ्री मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। शुगर वाली मिठाइयाँ खा रहे हो नॉर्मल खाइए, बट हाई शुगर वाली नहीं। शुगर को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी बजाय हेल्दी डाइट लो, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए डॉक्टर बोलते हैं वॉकिंग बहुत जरूरी है, तो वो चीजें कीजिए, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है कोल्ड ड्रिंक, बट याद सबको यही है, ये बात सही है ना। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को पानी के अंदर ऑक्सीजन को डिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, पानी के बाहर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये अंदर वाली ऑक्सीजन तो बाहर जा रही है और बाहर वाली अंदर आ रही है, बस यही होता है। यस, समझ में आ गया। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा ये। यस सर। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन अब आप मेरे को बताइए। Which of the following is not represent physical equilibrium? फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगता है ये आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। कुछ भी आंसर जो आपके माइंड में आता है सोच के थोड़ा सा बताइए। कौन सा फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस, एक से ज्यादा राइट आंसर है इसके। हाँ जी, किसी को नहीं पता बेटा? ए सी ए, मल्टीपल चॉइस। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको फटाफट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन सा नहीं है। मैंने क्या बताया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसके अंदर फिजिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल चेंज नहीं है। वाटर वाटर ही है दोनों तरफ, बस लिक्विड और सॉलिड स्टेट में चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल है। नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं, मोलिक्यूल ही बदल गया, ये फिजिकल नहीं है, यही सही आंसर है। सेकंड थर्ड देखो, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, इसका मोलिक्यूल ही बदल गया, तो ये भी सही आंसर है, क्योंकि ये फिजिकल नहीं है, केमिकल है। नेक्स्ट देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन SO3 बना रहा है, ये भी केमिकल चेंज है। ये तीनों के तीनों केमिकल चेंज है। पहले वाला ऑप्शन है जो फिजिकल चेंज है, और ये सही ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे तीनों सही है। यस गाइस, समझ में आया क्वेश्चन बेटा? यस सर। सबको समझ में आ गया ना? ये वैसा ही है कि हमें भले ही सारी चीजें थ्योरेटिकली आती हों, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं हमें वो नहीं आते, क्यों? प्रैक्टिस चाहिए। सोच के देख लो, एक पायलट को सिर्फ ये बता दिया जाए, थ्योरी बता दी जाए कि भाई देख ये एरोप्लेन है, इसमें ये बटन होते हैं, ये हैंडल है, ये नीचे उतरने के लिए लैंडिंग गियर है, ये फ्लाइट भरने वाला गियर है, बस ये चीजें बता दी जाए, और वो कहेगा यस मुझे आ गया और मैं चला लूंगा, वो सबको मार डालेगा, खुद भी मरेगा। उसके साथ बैठा जाता है, ड्राइवर को सिखाया जाता है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, है ना। जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के पहले चलना सिखाते हैं, फिर जो वो उंगली पकड़ के चलने लग जाते हैं तब वो इधर उधर गली में भागते हैं। तो आप लोगों को चलना आ गया, लेकिन आप इधर उधर क्वेश्चन लो, सर मेरे से ये सोल्व नहीं हो रहा, वो सोल्व नहीं हो रहा, और हम बोल रहे हैं बेटा पहले यहीं रहो, पहले यहीं रहो, पहले एनसीईआरटी सोल्व करो, पहले सोल्व्ड क्वेश्चन सोल्व करो, पहले आसान वाले सोल्व करो, फिर मुश्किल पर जाओ। वो सेम प्रोसेस पायलट के साथ होती है। उसको पहले सिमुलेटर होता है, वो नकली एरोप्लेन बस बैठ जाता है, उसको फीलिंग आती है कि नकली जैसे वीडियो गेम खेल रहा है, उसके अंदर उसको चलाना सिखाते हैं। फिर असली वाले में पायलट साथ बैठता है, वो उसका 100% कंट्रोल दूसरे पायलट के हाथ में होता है, उसके पास में तो नकली कंट्रोल होते हैं। अगर उससे ना कंट्रोल हो रहा हो तो उसको वो 4 सुनाता है कि भाई तेरे को क्या कहा था, और उसके बाद में वो पायलट चलाना सीखता है। वैसा ही सिस्टम हमारे सबके साथ है बेटा, मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे कोई अपने आप नहीं आ गया था, ठीक है। मैंने भी अपने टीचर से सीखा, खुद पढ़ के भी कुछ सीखा, कुछ अलग अलग किताबें पढ़ के सीखा, है ना, कुछ एक्सपीरियंस से सीखा, बहुत सारी चीजें होती है ना, आप लोग भी वैसे सीखोगे। तो लाइक दैट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो सीखा वो किसी काम का नहीं है ना। आपको आता है लेकिन आएगा नहीं, टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट इज इट, ये लाइव एग्जांपल है, देख लो आप सभी को मैंने सब कुछ बता रखा था, थ्योरी वही थी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो गई। दैट इज द थिंग कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। जिन बच्चों को लगता है कि हम बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर सकते हैं, वो बस लगता है है ना, वो होता नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर वो सॉल्यूशन दे रखा भाई, इसने देखा, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, इट्स नोट एन एग्जाम्पल। बी वाला एग्जाम्पल नहीं है, इट्स नोट। यहाँ सी वाला भी इट्स नोट, डी वाला भी इट्स नोट। तो बी सी डी आर द राइट आंसर, यही राइट है ना। तो ये राइट है, ये राइट है और ये राइट है। ए तो राइट नहीं है, इट इज
एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये एग्जाम्पल है, देखो यहाँ लिखा हुआ, सो दिस इज एन फिजिकल एग्जाम्पल, फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो ये फिजिकल वाला है, ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। सेम सॉल्यूशन, नथिंग स्पेशल। आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन द केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी, याद हो, N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रही है, ठीक है, ये रिएक्शन अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस की है, ये रिवर्सिबल है, यानी रिवर्स में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, बैलेंस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मान लो कि इस रिएक्शन में 70% अमोनिया और हाइड्रोजन बच गए, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया बन गया 30%, इसके बाद में ये रिएक्शन बैकवर्ड चलने लग गई। तो अब इस कंडीशन में याद रखना, इस कंडीशन में प्रोडक्ट जितने बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना देंगे, और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, अब चेंज नहीं आएगा, इनकी कंसंट्रेशन में अब टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, एस्टेब्लिश का मतलब बन गया इक्विलिब्रियम, अब इनमें चेंज नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो, अब ये प्रधान बन गए, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन 70-30 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 90-10 हो सकती है, यस हो सकती है, 90% रिएक्टेंट बच गए हो, प्रोडक्ट सिर्फ 10% बने हो और इक्विलिब्रियम बन जाए, तो अब 10 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकते, उल्टा हो सकता है, 90% प्रोडक्ट बन गए, 10% रिएक्टेंट रह गए, यस ये भी हो सकता है, कोई भी परसेंटेज, 199, 298, 397, कोई भी परसेंटेज हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, बट 50-50 को याद मत करना, वो मिथ दिमाग में घुस जाता है कि 50-50 ही होती है, बच्चों को लगता है 50-50 होती है, 50-50 भी नहीं होती, 50-50 ही होती है, वो गड़बड़ मत करना। तो यानी कोई भी परसेंटेज हो सकती है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में। अब इस कंडीशन में होता क्या है, तो इस कंडीशन में देखो बेटा, जो बैकवर्ड डायरेक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो गया बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। अब रेट का क्या मतलब है भाई, रेट का मतलब है स्पीड, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज जा रही थी उतनी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर है। इसको ऐसे लेते हैं, अब जरा ध्यान देना कि नेक्स्ट पेज देखूं, नहीं, तो इसको ऐसे लेते हैं कि जैसे यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक पानी की टैंकी है, पानी की टैंकी में मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ठीक है, पानी भर रहा हूं, समझ गए, और मान लो कि मेरे पास टैंकी में पानी जो है वो 70% है, 70%, तो मैं पानी भर रहा हूं, इधर से पानी आ रहा है मोटर से, और यहां पर मैंने एक और टैप लगा दिया, ठीक है, जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, यस गाइज, तो बताइए जरा, मेरी टैंकी भर जाएगी क्या? नो सर। नो सर। कभी नहीं भरेगी, खाली हो जाएगी क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ना खाली होने वाली ना भरने वाली, ये प्रधान बन गया अब, ठीक है। तो यानी कि अब ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, जब तक मोटर चलती रहेगी पानी आता रहेगा और उधर से जाता रहेगा, तो 70% ही रहेगी। पर क्या क्या मैं इसमें 30% पानी भर के फिर ये कंडीशन मोटर का बटन दबा दूं, तो क्या ये कंडीशन यही आ जाती ना, फिर से वही, मतलब 30% से पानी ना ज्यादा होगा ना कम होगा, क्लियर है। यस सर। 90% अगर टैंकी 90% टैंकी भरी और फिर मैं मोटर चला दूं और इधर से टैप खोल दूं, तो 90% हमेशा 90% ही रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम किसी भी परसेंटेज पे एस्टेब्लिश हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि जितने प्रोडक्ट बने उतने ही रिएक्टेंट बनेंगे, बराबर हो जाएंगे दोनों तो इक्विलिब्रियम हो गया, ये सच नहीं है, इक्विलिब्रियम कभी भी बन सकता है, क्लियर है। इसलिए मैंने 70 और 30 का एग्जांपल ऊपर लिख रखा है, तो उसका बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट, स्पीड ऑफ वाटर इनलेट, स्पीड ऑफ वाटर आउटलेट विल बिकम इक्वल, इनलेट और आउटलेट वाटर की स्पीड का इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा ये सबको? यस सर। ठीक है, तो यही वो लिख रखा है, स्टेट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, तो कोई तो फोर्स उसको ड्राइव कर रही है ना, वो अपने आप तो जा रही है, तो मतलब उसका नेचर ऐसा है, उसके नेचर में कुछ ना कुछ एनर्जी है जो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, प्रोडक्ट बना रही है। एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड वापिस आने लग गई है वो, तो उसमें भी कोई पावर है जो उसको डिराइव कर रही है, जो चला रही है, तो दोनों का जब रेट बराबर होता है, बैलेंसिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए भाई, अब इसके इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ प्रोसेसेस दिखा रखी है इन्होंने, ठीक है, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं?
ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन, पहला पॉइंट तो वही है जो पीछे वाला लिख रखा था, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बैलेंस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इनिशियली रिएक्टेंट आर प्रेजेंट विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो शुरू में तो देखो क्या था भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट थे ना, और वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, अमोनिया बना देंगे, ठीक है, शुरू में। एज सुन एज प्रोडक्ट फॉर्म्ड दे स्टार्ट बैकवर्ड, जैसे ही अमोनिया बनेगा बैकवर्ड डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। यस, ये समझ में आ गया बेटा सेकंड पॉइंट? यस सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, ये दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ये कम होंगे ना क्योंकि प्रोडक्ट बना रहे हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस, तो भाई जो फॉरवर्ड यानी कि जब ये प्रोडक्ट बनाने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो गए, है ना। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, और जो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहे हैं इसकी स्पीड बढ़ गई, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और फॉरवर्ड की कम हो जाएगी। कब? जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब डिक्रीज होगा तब। यस, ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, तो यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखा रखा है। अब फोर्थ पॉइंट से पहले मैं आपको यहाँ एक लाइन लगा देता हूं, और अब आप इसको ध्यान से इसको अलग से पढ़ना। देखो, एट टाइम टी, टाइम है ये, टी मतलब टाइम, टाइम इक्वल 0, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो कुछ थी ना, सी कंसंट्रेशन थी, कुछ तो थी, यस और नॉट? यस सर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस टाइम पे कितनी थी? जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 0। तो बैकवर्ड रेट किसका है? बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन किसका है? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट है ही नहीं तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0। ये तीनों चीजें समझ में आ गई? यस सर। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एज द रिएक्शन प्रोसीड, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, नथिंग स्पेशल। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजेस। ये वही वाला पहले वाला पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं है। एट इक्विलिब्रियम, यहां से अब काम की चीज आती है। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, तो ये लाइन हम ऊपर भी लगा सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम ही दिखा रहा है। एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स। मान के चलो कांस्टेंट का मतलब ये कि वो 70% हो सकती है, 80% हो सकती है, तो यहां पर मान लो N2 प्लस 3H2, बैलेंस लिख रहा हूं डायरेक्टली, और ये बनाएगा 2 अमोनिया, ये बैकवर्ड हो गया। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये 70% हो गई, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान लो NH3 बनेगा भाई, ठीक है। ये ऐसी गलती कोई होती है तो मेरे को बता दिया करो बेटा, कोई क्लैरिकल मिस्टेक इस तरह की, 2 की जगह 3 लिख दिया है, कुछ और प्रोडक्ट गलत लिखा तो आप लोग ध्यान किया कीजिए, ठीक है। 30%। तो अब देखो ये फिक्स हो गई ना, कांस्टेंट जो बदले ना, कांस्टेंट का मतलब जो कभी नहीं बदलता, तो यानी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी रिएक्टेंट की? कांस्टेंट। प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी दोनों की, है ना। तो ये दोनों फिक्स हो गए, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अब 0 नहीं रहेगा, बराबर हो जाएगा ना, यहां नीचे लिखा हुआ रेट ऑफ द बैकवर्ड फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। दैट्स इट। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द क्लास, ये ग्राफ है, 4 ग्राफ। मैंने यही शुरू में बोला था कि ये चारों ग्राफ अच्छे होने चाहिए। सर इक्विलिब्रियम क्लोज्ड कंटेनर में स्टेबलिश्ड होता है तो शुगर और वाटर वाले में इक्विलिब्रियम कैसे बना? वो बेटा लिक्विड और सॉलिड का था अक्रम बेटा, और ये क्लोज कंटेनर ओनली फॉर गैसेस। अगर सारे गैस हो तब क्लोज कंटेनर में होगा। मैंने ये बोला था गैस वालों को आप क्लोज कंटेनर के बिना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, है ना। सॉलिड लिक्विड का तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस इससे सर। पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार, कौन सी बेटा? इससे पहले वाली। इससे पहले वाली, ठीक है। वो जस्ट पॉइंट्स हैं, असली चीज तो ये है, यूं समझ लो मतलब असली निचोड़ ये वाला, ये ग्राफ जो करवाऊंगा, ठीक है, आप देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपके पास मैं सारे ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़े ओके बेटा सर। ऋषिका, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करना है, और ध्यान रखना मैंने क्या कहा था कि पानी की टैंकी में पानी कितना भी हो सकता है, और मैं उधर से मोटर चला दूं, इधर से टैप खाली कर दूं, तो वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब किसी भी परसेंटेज पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, हमेशा वो 50% नहीं होता कभी भी, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ सभी बच्चों के दिमाग में इक्विलिब्रियम का लेसन के 2-3 लेक्चर सुनते ही उनको लगता है कि 50-50 जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गए तो इक्विलिब्रियम तभी बनता है। बिल्कुल गलत, 100 में से 100 गलत,
ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस ग्राफ में भी आपको ऐसा फील होगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको बोला। तो पहला ग्राफ देखो क्या कह रहा है भाई, पहला ग्राफ है रेट पर, रेट, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, तो ये आर एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ठीक है, रेट लिखना चाहिए था पहले, रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड, आर बी लिखा हुआ है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट टाइम के साथ, तो देखो शुरू में क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या था, मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा थे, यहाँ पर रिएक्टेंट, ये क्लियर है यहां तक सबको अभी? एक और बार बता दीजिए। यस सर। ठीक है, एक बार और बताऊं, देखो शुरू में क्या था, रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, सिर्फ नाम लिखे हैं, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई थी, ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनकी स्पीड भी ज्यादा थी क्योंकि फुल कंसंट्रेशन थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए मैं येलो पेन से लगा लेता हूँ इसको, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ थी, प्रोडक्ट तो बने ही नहीं थे, तो उनकी कंसंट्रेशन 0 थी, ठीक है। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे, तो प्रोडक्ट का बैकवर्ड डायरेक्शन का, प्रोडक्ट भी अब रिएक्टेंट बनाएंगे तो उनका भी रेट, अब रिएक्टेंट बनाने वाला रेट बढ़ने लगेगा, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं तो उनका रेट कम होता जाएगा, और दोनों का रेट एक सेम पॉइंट पर आ जाएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ रिएक्टेंट का रेट डाउन होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा। तो ये रेट और कंसंट्रेशन दोनों इसके इनबिल्ट हैं कि कंसंट्रेशन पहले रिएक्टेंट की वहां पर थी, किसी पॉइंट पर थी, 5 10 कुछ भी, तो उसका रेट भी फुल था, जैसे जैसे कंसंट्रेशन नीचे आई रेट डाउन होता गया, नीचे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी, बट यहाँ कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, सिर्फ रेट और टाइम है। तो रेट सबसे पहले क्या था, रेट सबसे पहले यहां पर था रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का रेट 0 था, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बना रहे थे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना ही नहीं रहे थे, इसलिए प्रोडक्ट का रेट 0, ठीक है, और रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट बना रहे थे, तो इसलिए इनका रेट 0 नहीं था। उसके बाद में रिएक्टेंट का रेट कम हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता प्रोडक्ट बनते गए, तो प्रोडक्ट का रेट बढ़ता गया, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होता गया तो रेट बढ़ता गया, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता गया तो रेट कम होता गया, और लास्ट में दोनों इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब ये है इक्विलिब्रियम। यस, ये समझ में आया बेटा? ये यस बन सर। गया, ये बन गया इक्विलिब्रियम, तो यहां बन गया, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, रेट इक्वल होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती बैकवर्ड और फॉरवर्ड की, रेट इक्वल होता है। ये वो ग्राफ है जिसकी वजह से मिथ दिमाग में घुस जाता है बच्चों के कि भी रेट इक्वल है तो कंसंट्रेशन भी दोनों की इक्वल हो जाएगी, है ना, जबकि मैंने कहा कि किसी भी कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, किसी भी कंसंट्रेशन पर, बट रेट उस टाइम पे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो रेट ऑफ यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन दोनों की बराबर हो जाएगी। अगर स्पीड कम या ज्यादा रही, पानी अगर आने की पानी स्पीड कम है और निकलने की टैप वाली स्पीड ज्यादा है, तो टैंकी खाली हो जाएगी कि नहीं? यस सर। यस अगर सर। रिवर्स हो, आने की स्पीड ज्यादा है और जाने की कम है, तो टैंकी भर जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। यस तो सर। यानी जब तक दोनों का रेट बराबर नहीं होता तब तक वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ बदलनी नहीं चाहिए, पानी का लेवल टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए, अगर बदल रहा है तो फिर वो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो यहां पर रेट इक्वल होना चाहिए, आने का और जाने का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट इक्वल है, बट उनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है। अब देखो आगे वाले सारे ग्राफ कंसंट्रेशन के, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब इस कंसंट्रेशन वाले ग्राफ को देखते हैं। तो यहां देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी यहां अमाउंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी शुरू में, अब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये तो क्लियर है सबको, प्रोडक्ट इधर बढ़ेगा, रिएक्टेंट इधर कम होगा। यस गाइज, ये बात क्लियर है? यस सर। N2 प्लस H2, ठीक है, Yes, अब मैं sir. अमोनिया वाली रिएक्शन लिख रहा हूं और ये बना रहा है अमोनिया, ठीक है, 2 अमोनिया बन गया यहाँ पे। अब देखो
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अब वापस भी आएगा या ना, प्रोडक्ट बनाएगा, मान के चलो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब इक्विलिब्रियम बन गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो 40% रहेगी, सपोज दैट। तो प्रोडक्ट डेफिनेटली 60% बन चुका है। तो देखो रिएक्टेंट घटा और देखो इसकी कंसंट्रेशन इस लाइन पर है ना, तो मैं यहाँ इसको ऐसे मिलाऊंगा तो ये कंसंट्रेशन कितनी रह रही है, ये 40%, रिएक्टेंट कम हो गए। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन वाली लाइन पर प्रोडक्ट वाली को अगर मैं सीध में मिलाता हूं तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 60%। यस बेटा, समझ में आया ये कंसंट्रेशन? यानी इसलिए ये ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये क्रॉस क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये देखो इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, इसकी बढ़ रही है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बट जैसे ही टाइम इक्विलिब्रियम आता है, अब दोनों की कंसंट्रेशन एकदम बराबर, मतलब बराबर नहीं, मतलब जितनी है उतनी ही रहेगी, वो टाइम के साथ में अब बदलेगी नहीं। देखो किसी भी टाइम आप देख लेना, अब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये समझ में आया? तो नीचे आप नीचे इस ग्राफ में भी देख सकते हो, देखो ये इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, तो ये कंसंट्रेशन और ये टाइम वाला ऐसे, तो कितने भी टाइम पे 100 मिनट पे 200 मिनट पे ये हमेशा 60 ही रहेगा, ये हमेशा 40 रहेगा, अब नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि जितना प्रोडक्ट बदल रहा है रिएक्टेंट में, उतना ही रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में। जितना पानी टैंकी में आ रहा है उतना ही पानी टैंकी से बाहर निकल रहा है। रिएक्टेंट जितना बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है। गोट दिस गाइज? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये अब देखो रिएक्टेंट की यहाँ कंसंट्रेशन कम है, क्या ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट यानी 40% मैंने लिखा अमोनिया के केस में, है ना, HN2 और H2, हो सकता है कि ये मैं पहले तो मैं इसको लिख रहा था 70 और 30, ऐसा भी तो हो सकता है। यस हो सकता है। तो अगला ग्राफ देखते हैं, वो अगला ग्राफ वही है, ये दोनों चीजें वही समझा रखी है भाई, नथिंग स्पेशल इन इट। ठीक है, अब अगला ग्राफ देखिए, तो हम थ्योरी में आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। तो यहाँ देखिए फिर से कंसंट्रेशन है, अब देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर ये रही, ये प्रोडक्ट की है। तो अब मान के चलो मैं फिर से वही इक्वेशन लिखूंगा, N2 + 3H2, ठीक है, और ये हमारा अमोनिया बन जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन को फुल हेडेड एरो ऐसे उल्टा भी दिखा सकते हैं, बट जनरली इसे हाफ हेडेड एरो से दिखाना चाहिए, वो ज्यादा सही है। ठीक है, बट हाफ हेडेड एरो बनाने में ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं दोनों को फुल हेडेड एरो बना रहा हूँ। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, गलत वो भी नहीं है बट ज्यादा सही वो है। ठीक है, हाफ हेडेड एरो बनाना, हाफ हेड वाला। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 60% हो और प्रोडक्ट की बने सिर्फ 40% बने और एस्टेब्लिश हो जाए, क्या एस्टेब्लिश हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर अब 60 है, 60%, और प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट 40% है। तो देखो रिएक्टेंट ऊपर से नीचे आएगा, घट रहा है, बिल्कुल रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, बढ़ेगा। बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है। तो आप 60% ऊपर ही रोक दोगे और 40% नीचे। पहले वाले में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए थे, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गया था और रिएक्टेंट कम हो गया था। यहाँ उल्टा हो रहा है, जो मैंने रिएक्शन लिखी है उसको याद रखना, ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको याद होनी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछने वाला हूँ। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? यस सर। है ना, यस सर। ये अच्छे से याद होना चाहिए, मुझे ये ग्राफ चाहिए, इस पूरे लेक्चर में सिर्फ ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हो सकता है, तो किसी भी परसेंटेज के ऊपर रुक सकती है कंसंट्रेशन, किसी भी परसेंटेज पर। अगला ग्राफ देखते हैं अब। तो यहां देखिए अगले ग्राफ के अंदर क्या है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों एक जगह पर आके फिक्स हो गए। तो मान के चलो यहाँ पर N2 + H2 और ये बनेगा अमोनिया, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी करूं कि दोनों बराबर हो जाए, मतलब एक ही कंसंट्रेशन है दोनों की। अब ये 50% है, तो ये 50% हो सकते हैं, 50 से कम ज्यादा नहीं है अब ये। क्यों पूरे 50% क्यों? रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी प्रोडक्ट की है, बराबर कंसंट्रेशन दिखा ही रहा है, ये ग्राफ की बराबर है भाई कंसंट्रेशन। देखो ये है, ये पीछे वाली है कंसंट्रेशन, यहाँ है कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर होगी। वहां क्या था इस केस में, देखो पीछे वाले ग्राफ में ये कंसंट्रेशन यहाँ आ रही है, क्लियर है, ये वाली और ये वाली है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, दिख रहा है ना, 60-40, वो रेशो कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। यस, समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, नीचे थ्योरी लिखी है, वही आप रीड कर सकते हैं, बट बिना रीड करे भी काम चलेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में भाई ये लास्ट स्लाइड होगी हमारे लेक्चर की। ठीक है, इसके बाद हम ऑफ करेंगे बस। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, पता है हमें, ये सारी चीजें आपको पता है ऑलरेडी। डायनेमिक होता है वही हमारे काम का होता है, इक्विलिब्रियम ओनली डायनेमिक नहीं होता, स्टैटिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उसको इक्विलिब्रियम मानते ही नहीं है क्योंकि हमारे काम का नहीं है वो। ठीक है, आगे देखिए, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस एस्टेब्लिश इन क्लोज सिस्टम, ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी किसी अकरम ने क्वेश्चन पूछा था कि सर क्लोज में अगर होता है तो फिर पानी में कैसे हो रहा था, समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर।
गैसेस के लिए हमेशा वो क्या रहेगा, क्लोज कंटेनर में ही होगा, खुले में तो गैसेस उड़ जाएंगी हवा में, मतलब बाहर। सिस्टम मूव टुवर्ड इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करना चाहेगा तो वो अपने आप इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, अपने आप बढ़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इक्विलिब्रियम स्टेट इज अनअफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी को पता है? यस सर, जो कोई रिएक्शन को फास्ट कर देता है। हाँ, कोई रिएक्शन को फास्ट कर देता है वो कैटलिस्ट होता है। एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो एनी रिएक्टेंट जो फास्ट करे या स्लो करे वो कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देगा, बट इक्विलिब्रियम में कोई हेल्प नहीं करने वाला। इक्विलिब्रियम मान के चलो कि 40 और 60 कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम बनता है, रिएक्टेंट होते हैं 40% और प्रोडक्ट होते हैं 60%, तो उस कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम बनता है। तो मैंने कैटलिस्ट डाल दिया रिएक्टेंट में शुरू में, तो प्रोडक्ट फटाफट 60% बन जाएंगे, रिएक्टेंट 40 रह जाएंगे, तो अपने आप इक्विलिब्रियम बन गया। वो उसकी परसेंटेज को अफेक्ट नहीं कर सकता, वो नहीं बदल सकता। वो समझ में आ गया? यस सर। यूं लगा लो कि टैंकी में जो पानी भर रहे हैं हम, तो टैंकी के नल जो था उसका माउथ जो था वो बड़ा कर दिया, और जो बाहर टैप निकाल रहा था टैंकी का पानी उसका माउथ भी बड़ा कर दिया। कैटलिस्ट मतलब जल्दी जल्दी पानी आ रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। तो वो फॉरवर्ड को जितना बढ़ाएगा बैकवर्ड को भी उतना ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता, बाकी कुछ नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम पर ये कोई इफेक्ट नहीं करने वाला। नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। 6th पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। ये भी हम कर चुके हैं, वो कांस्टेंट हो जाएगी कंसंट्रेशन, कांस्टेंट, इक्वल नहीं होगी। इक्वल तो रेट होता है और कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, फिक्स कांस्टेंट, ठीक है ना बेटा, ये वर्ड ध्यान से याद रख लेना। थर्ड वाला पॉइंट फिर से बताऊं, थर्ड पॉइंट, एक मिनट बेटा, थर्ड पॉइंट, सिस्टम मूव टुवर्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली। सिस्टम जो है ना वो अपने आप, देखो N2 प्लस H2, अगर ये अमोनिया बना रहे हैं तो ये रिएक्शन और ये अमोनिया फिर इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा। तो वो कह रहा है कि जो भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शनें होती है ना, तो जब वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होती ना, तो वो इक्विलिब्रियम की तरफ अपने आप चलने लग जाती हैं, स्पॉन्टेनियसली वो इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ती हैं। यानी उनका ओके सर। मेन मकसद होता है कि हमें इक्विलिब्रियम बनाना है, बस, और कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते यस हैं, सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है इक्विलिब्रियम पर, यस और नॉट गाइस? ये तो हम पिछले लेसन में, अभी पिछले लेक्चर में ही हमने किया है, जस्ट एंड किया है, ताजा ताजा, यस सर। यस सर। है ना। ये सबको पता होगा, डेल्टा जी मतलब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और 8th पॉइंट देखो, अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये पहले नहीं आया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एंड देखिए क्या है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। तो ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास अमोनिया है और आप अमोनिया जो है अपने आप N2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मान के चलो ये 70% है, ये 30% है, तो ये इक्विलिब्रियम बन गया 70-30 आते ही। तो आप अमोनिया से भी इक्विलिब्रियम बना सकते हो, और N2 और H2 इसको शुरू में लेके और अमोनिया बना रहे हो, तो जैसे ही अमोनिया 70% बन जाएगा फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन जाने लग जाएगी और ये 30% रह जाएगा। तो दोनों ही डायरेक्शन से आप इक्विलिब्रियम बना सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द 8th पॉइंट। और ये इंपॉर्टेंट भी है, दोनों डायरेक्शन से आप इक्विलिब्रियम बना सकते हो। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर, सेम ही यस बनेगी। तो इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से बन सकता है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। आप इधर से उधर और उधर से इधर कहीं पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या कहता है, इन जनरल ये सेम ही है, इक्विलिब्रियम इन ए रिएक्शन कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से, उस ऊपर वाले और नीचे वाले उसमें कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। बकवास पॉइंट। दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, इफ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैं अभी रिकॉर्डिंग आप लोगों की बंद कर रहा हूँ, ठीक है।